वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अष्टछाप से बनने वाले प्रश्नों को पहले देखते हैं। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गुसाई विट्ठल नाथ ने किया। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में गुसाई विट्ठल नाथ ने किया, जो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे। अष्टछाप में कितने कवि थे? तो 8 कवि थे, जिनमें कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध था। कुंभन दास और चतुर्भुज दास में जो चतुर्भुज दास थे, उनमें पिता पुत्र का संबंध था। अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्यधारा से है। अष्टछाप का संबंध किससे है? तो कृष्ण काव्यधारा से है। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे, कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास। कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास और परमानंद दास विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। जो विट्ठलनाथ थे, स्वामी विट्ठलनाथ थे, उनके 4 शिष्य थे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। फिर से सुनिए, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास, चतुर्भुज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधुओं ने नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने नागरी दास को अष्टछाप का 9वां कवि माना है। अष्टछाप में सबसे ज्येष्ठ यानी प्रथम कवि कुंभन दास और छोटे कवि यानी कनिष्ठ कवि नंददास थे। सबसे बड़े कौन थे? प्रथम कवि कौन थे? तो सबसे बड़े थे कुंभन दास और सबसे छोटे थे नंददास। कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास का निवास स्थान जमुनावती था। कुंभन दास और चतुर्भुज दास का निवास स्थान कहाँ था? तो जमुनावती था। परमानंद का निवास स्थान सुरभि कुंड था। परमानंद का निवास स्थान कहाँ था? तो सुरभि कुंड में था। नंददास का निवास स्थान मानसी गंगा था। नंददास का निवास स्थान कहाँ था? तो मानसी गंगा था। गोविंद दास का निवास स्थान कदमखंडी महावन था। फिर से सुनिए, गोविंद दास का निवास स्थान कदमखंडी महावन था। ये अष्टछाप से बनने वाले प्रश्नों को हम बता रहे हैं, तो ध्यान से आप लोग सुनिए। सारे क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेंगे, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने ग्रुप में। गोविंद दास का निवास स्थान कहाँ है? तो कदमखंडी महावन था। छीत स्वामी का निवास स्थान पुंछरी गोवर्धन पर्वत के पास था। छीत स्वामी का निवास स्थान कहाँ था? तो पुंछरी गोवर्धन पर्वत के पास था। नेक्स्ट है, अष्टछाप के कवियों का वृत्तांत स्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 200 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। फिर से सुनिए, अष्टछाप के कवियों का वृत्तांत गोस्वामी गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता तथा 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। कुंभन दास व चतुर्भुज दास कृषक वर्ग के थे। कुंभन दास और चतुर्भुज दास कैसे थे? तो वो किसान थे, किसान वर्ग के थे। कुंभन दास को महाप्रभु के मंदिर में कीर्तन गायन का दायित्व सौंपा गया था। कुंभन दास क्या करते थे? तो ये मंदिर में कीर्तन गायन करते थे, इनको इसका दायित्व सौंपा गया था। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। छीत स्वामी कौन थे? तो बीरबल के पुरोहित थे। अष्टछाप कवियों में सूरदास के उपरांत वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद दास हैं। फिर से सुनिए, अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करने वाले कवि परमानंद हैं। कौन है? तो कवि परमानंद है। फिर से सुनिए, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी? विट्ठलनाथ थे, स्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। कब? 1565 ईस्वी में। अष्टछाप की स्थापना किसने की? ये बहुत सारे जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। तो जीआईसी प्रवक्ता 2015 में ये पूछा गया प्रश्न है, और टीजीटी परीक्षा 2021 में भी यह पूछा गया प्रश्न है कि अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप के संस्थापक कौन हैं? तो विट्ठलनाथ हैं। अष्टछाप का संबंध इसमें से किस काव्यधारा से है? तो कृष्ण काव्यधारा से है। इस तरह के प्रश्न हर जगह पूछे गए।
अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो 8 थी। अष्टछाप में सूरदास किसके शिष्य थे? सूरदास किसके शिष्य थे? तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास। सूरदास किसके शिष्य थे? ये बहुत जगहों पे पूछा गया क्वेश्चन है। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है और पीजीटी परीक्षा 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है कि सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आइए कुछ जानते हैं कि सुंदरदास निर्गुण ज्ञानधारी ज्ञान मार्गी संत कवि हैं। सुंदरदास निर्गुण ज्ञान मार्ग संत कवि हैं, जबकि परमानंद दास और कृष्णदास तथा नंददास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में सबसे ज्येष्ठ कवि कुंभन दास और सबसे छोटे कवि नंददास थे। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। नंददास किसके शिष्य थे? तो ये स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आइए कुछ आगे प्रश्नों को देखते हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? ये बहुत जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। तो ये टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो यह विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अष्टछाप में सबसे ज्येष्ठ प्रथम कवि कुंभन दास विट्ठलनाथ के शिष्य थे। विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। फिर से सुनिए, विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत 252 वैष्णवन की वार्ता में मिलता है। मलूक दास, आइए इसको भी जानते हैं कि मलूक दास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। मलूक दास किसके कवि हैं? इसको आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। भक्तिकाल के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। भ्रमर गीत प्रसंग सूर सागर का एक भाग है, जिसका मूल स्रोत श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का 46वां या 47वां अध्याय है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं सूरदास के विषय में। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। फिर से सुनिए, सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी तथा मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर्य काव्य की मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। सूर्य काव्य की मुख्य विषय क्या है? तो कृष्ण भक्ति है। सूर्य के भाव चित्रण में वात्सल्य को श्रेष्ठ माना गया है। वात्सल्य रस को श्रेष्ठ माना गया है किसमें? तो सूर्य के भाव चित्रण में। सूर्य की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूर्य की भक्ति पद्धति पुष्टि मार्गीय भक्ति है। भागवत में गोपियाँ उद्धव से मिलने एवं कृष्ण की स्वार्थ मैत्री पर थोड़ा आक्षेप करती हैं और शीघ्र ही भ्रमर का प्रवेश हो जाता है। भंवर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण एवं विवाद प्रश्न पर हो जाता है, जो 22 छंद तक चलता है। भ्रमर गीत में कुशल प्रश्न के पश्चात निर्गुण सगुण पर विवाद प्रारंभ हो जाता है और जो 22 छंद तक चलता है। भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का जो उपजीव्य ग्रंथ है वह है श्रीमद् भागवत पुराण। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? फिर से सुनिए, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार की भूमिका में उपयुक्त बंधन कथन कहा है। वे आगे कहते हैं, गोपियों के प्रेम भाषा की गंभीरता आगे चलकर उद्धव का ज्ञान गर्व मिटाती हुई दिखाई पड़ती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। कौन सा कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के विषय में कौन सा कथन कहा, इसको और आगे जानते हैं कि श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं पहुँची। फिर से सुनिए, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची, किसकी? तो सूरदास की पहुँची, वहाँ तक कोई और कवि की नहीं पहुँची। यह किसका कथन है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है।
वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इस क्षेत्रों का कोना कोना वह झाँक आए हैं। किसने कहा? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसके विषय में कहा? तो ये सूरदास के विषय में कहा। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों का उद्भावना। सूर्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह तथ्य किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। यह तथ्य किसने दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना। रीतिकाल से बनने वाले प्रश्नों को अब आगे हम लोग जानते हैं कि रीतिकाल के प्रश्न कौन से हैं। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर इत्यादि रीतिकालीन कवि हैं। फिर से सुनिए। बिहारी, मतिराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, बोधा, आलम, ठाकुर आदि रीतिकालीन कवि हैं। कवियों के जीवनांक आरोही है केशव। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? रीतिकालीन कवियों की जो काव्य भाषा थी वह थी ब्रज भाषा। आइए कुछ और जानते हैं कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। फिर से सुनिए। ब्रज भाषा के विकास में घनानंद, बिहारी, मतिराम, पद्माकर, देव, भिखारी दास का नाम उल्लेखनीय है। भिखारी दास ने यह मिथक तोड़ा कि ब्रज भाषा में रचना के लिए ब्रज में रहना अनिवार्य है। भिखारी दास ने क्या कहा कि ब्रज में रहना अनिवार्य है। ब्रज भाषा है तो ब्रज भाष ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कबीर की बानी हो सो जानो। रीतिकालीन युगियों जो कवियों की सर्वाधिक प्रिय छंद रहा वह कौन सा रहा? तो रीतिकालीन कवियों की सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा। यह दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है। रीति युगीन कवियों ने परंपरागत छंदों का प्रयोग बहुलता से किया है, जिनमें कवित्त, सवैया, दोहा इत्यादि थे। कवित्त, सवैया और दोहा इत्यादि थे। किंतु इस युग में कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा। क्या रहा? तो सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया रहा, जिसका प्रयोग इन्होंने श्रृंगार रस के अंतर्गत किया है। ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। किसे अंतिम कवि समझना चाहिए? तो द्विजदेव को अंतिम कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने इस तथ्य किस कवि के बारे में लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि द्विजदेव को ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों के अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में द्विजदेव, महाराज मानसिंह के संदर्भ में लिखते हैं, ब्रज भाषा में श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्धि कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में यह इसकी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई है। द्विजदेव की 2 पुस्तकें शुक्ल जी ने बताई हैं। कौन कौन सी वह पुस्तकें हैं? तो श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार तलिका। किसने बताई है? तो द्विजदेव की पुस्तकें हैं और इस बताए हैं शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आचार्य या प्रवर्तक चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। रीतिकाल परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानते हैं कि डॉक्टर भागीरथी मिश्र तथा आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव दास को माना है।
इसको भी जानिए कि डॉक्टर भागीरथी मिश्र और आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है, तो आचार्य केशव दास को माना है। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। चिंतामणि ने रीति को क्या कहा है, तो काव्य का स्वभाव कहा है। एक एक प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर यह ऑडियो या वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये उन लोगों तक पहुंच जाए जो लोग टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। किसने कहा है? क्वेश्चन बन सकता है कि काव्य का स्वभाव किसने कहा है, तो चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। देव ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। काव्य का द्वार किसने कहा है, तो देव ने कहा है। देव ने कहा है कि काव्य का द्वार है रीति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ जानते हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे पीछे काव्य विवेक, कविकुल, कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों को पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। पिंगल और छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, फिर से सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। उन्होंने संवत 1700 से कुछ आगे काव्य विवेचन, कवि कल्पतरु और काव्य प्रकाश ये 3 ग्रंथ लिखकर काव्य के सब अंगों का पूरा निरूपण किया और पिंगल या छंद शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय दिया है किसको, तो चिंतामणि को दिया है। ये कई जगहों पे घुमा फिरा के पूछा गया प्रश्न है, तो यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया यह प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय दिया है किसे, तो चिंतामणि को दिया है। रीतिकाल का समय क्या था, तो रीतिकाल का जो समय था वो 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की सीमावधि 200 वर्ष मानते हुए उसकी सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत अर्थात 1643 से 1843 ईस्वी माना है। डॉक्टर गणपत चंद्र शुक्ल, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर समरतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खेलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ 1600 से मानते हैं। इसको भी जानते हैं कि डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर मोहन अवस्थी, डॉक्टर राम रतन भटनागर, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे आदि रीतिकाल का आरंभ कब मानते हैं, तो 1600 ईस्वी में मानते हैं। इसको भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप ज़रूर पूरे प्रश्नों को सुने, लास्ट तक बने रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है, क्या माना है, तो 1700 से 1900 ईस्वी तक माना है। ये बहुत जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया, तो रीतिकाल का नाम दिया। किसने, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल लगभग 1643 से 1843 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल कहने वाले हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल के नामकरण को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। विद्वानों में क्या रहा, तो मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता देखकर ही इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी। मिश्र बंधुओं ने क्या नाम दिया, तो अलंकृत काल ने नाम दिया, संज्ञा दी। और
डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कला काल कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा? तो कला काल कहा। आदिकाल को जय काल कहकर संबोधित किया। कला काल तथा आदिकाल को जय काल कहकर संबोधित किया किसने? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजनाथ शर्मा और डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल की दृष्टि में श्रृंगार काल है। श्रृंगार काल नाम किसने किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने और डॉक्टर जय किशन प्रसाद खंडेलवाल ने की दृष्टि में इसको क्या कहा गया? तो श्रृंगार काल कहा गया। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले हैं मिश्रबंधु। रीतिकाल को अलंकृत काल कहने वाले मिश्रबंधु थे। ये DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो कला काल कहने वाले हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। कला काल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा कला काल, तथा आदिकाल को जय काल इन्होंने कहा था। रीतिकाल को कला काल तथा आदिकाल को जय काल कहकर संबोधित किया था किसने? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। ये बहुत जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। PGT परीक्षा 2004 में, UPPSC LT ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, TGT परीक्षा 2013 में और NVS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया ये प्रश्न है। रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? तो मिश्र बंधु ने दिया। आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो ये डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में। आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल किसने कहा? तो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। रीतिबद्ध से संबंधित कुछ क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। तो रीतिबद्ध कवि केशव कि इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है, कौन सी रचना प्रबंध काव्य है, इसको जानेंगे। फिर हम उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास केवल 2 ही प्रबंध काव्य लिखे। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशव दास केवल 2 ही प्रबंधन काव्य लिखे, वीर सिंह देव चरित्र तथा रामचंद्रिका। हालांकि कवि प्रिया रसिक प्रिया भी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। और भी कुछ जानते हैं केशव दास की रचनाएं के बारे में कि केशव दास की रचनाएं कौन सी थीं और वह क्या हैं। तो केशव दास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका। 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। फिर से सुनिए, रामचंद्रिका 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। दूसरा है केशव दास की रचना दूसरी है रसिक प्रिया, जो 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है रसिक प्रिया। वीर सिंह देव चरित्र ये प्रबंध काव्य है। केशव दास की रचनाएं हैं वीर सिंह देव चरित्र, तो ये प्रबंध काव्य है। केशव दास की आगे अन्य रचना है रतन बावनी, जो मुक्तक काव्य है। केशव दास की रचना रतन बावनी यह मुक्तक काव्य है। केशव दास की जहाँगीर जस चंद्रिका मुक्तक काव्य है। जहाँगीर जस चंद्रिका मुक्तक काव्य है। और केशव दास की रचना विज्ञान गीता यह मुक्तक काव्य है। विज्ञान गीता मुक्तक काव्य, जहाँगीर जस चंद्रिका मुक्तक काव्य, रतन बावनी मुक्तक काव्य और वीर सिंह देव चरित्र ये प्रबंध काव्य है। रसिक प्रिया यह 16 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका यह 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। फिर से एक बार सुनिए और सुनते सुनते कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। केशव दास की रचनाएं हैं रामचंद्रिका, जो 39 प्रकाशों में विभक्त प्रबंध काव्य है। दूसरा है रसिक प्रिया, जो 16 प्रकाशों में विभक्त है और प्रबंध काव्य है। वीर सिंह देव चरित्र यह रचना किसकी है? तो केशव दास की है, यह प्रबंध काव्य है। रतन बावनी किसकी रचना है? तो मुक्तक काव्य है और यह केशव दास की रचना है। जहाँगीर जस चंद्रिका यह केशव दास की रचना है और मुक्तक काव्य है। विज्ञान गीता ये भी मुक्तक काव्य है।
किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है? तो रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जा सकता है। के बारे में और कुछ जानते हैं कि केशव दास रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। जो केशव दास हैं वो रीति काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था। ये संगीत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष एवं राजनीति के भी ज्ञाता थे। कौन? तो केशवदास। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, केशवदास के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो कौन कौन से हैं? तो रसिक प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, नखशिख, छंदमाला, कवि प्रिया, विज्ञान गीता तथा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका को राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। और भी कुछ जानते हैं हम लोग केशवदास के बारे में। तो रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं। रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीति ग्रंथ हैं, जिसमें क्रमशः 9 रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। 9 रस और अलंकार तथा छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है। रामचंद्रिका में रामकथा का प्रबंधात्मक वर्णन है, जबकि रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित्र और जहांगीर जसचंद्रिका आश्रयदाताओं के प्रशस्ति विषयक ग्रंथ हैं। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नखशिख में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में 16 प्रकाश है। रसिक प्रिया एवं कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? तो 16 प्रकाश हैं। विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है। फिर से सुनिए, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित्र, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, जबकि रसिक प्रिया, कवि प्रिया तथा नखशिख मुक्तक काव्य है। रामचंद्रिका में महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। रामचंद्रिका में किसकी शैली अपनाई गई है? तो महाकाव्य की शैली अपनाई गई है। केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास को किसने कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कठिन काव्य का प्रेत। रामचंद्रिका के कवि कौन है? तो रामचंद्रिका के कवि हैं केशवदास। यह क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि ने कहा है? ये भी क्वेश्चन पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है। केशव ने। कठिन काव्य का प्रेत भूषण को किसने कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा है? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? तो केशव को कहा गया है। रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? तो केशव की कृति है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो ये केशव हैं। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान का ग्रंथ कौन सा है? तो वह रसिक प्रिया है केशवदास का। रसिक प्रिया से हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है। विज्ञान गीता के लेखक कौन है? तो केशवदास है। विज्ञान गीता की रचना किसने की है? यह कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है और टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि विज्ञान गीता की रचना किसने की थी? तो केशवदास ने की थी। आइए और भी जानते हैं कि विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई थी। यह घुमा फिरा के कई तरह से पूछा गया प्रश्न है। तो पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखी गई है। जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो ये आचार्य केशवदास है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? तो महाराजा जसवंत सिंह का ग्रंथ है। यह एक अलंकार विषयक ग्रंथ है। शेष रचनाएं भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? तो महाराज जसवंत सिंह का ग्रंथ है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? तो प्रथम
अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास माने जाते हैं। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य केशव दास माने जाते हैं। केशव दास का उपनाम वेदांती मिश्र है। केशव दास का जो उपनाम था वो क्या था? तो वेदांती मिश्र था। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। केशव दास को क्या माना जाता है? तो रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बामनी, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका तथा वीर सिंह देवचरित्र इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? तो कठिन काव्य का प्रेत कहा है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? तो यह केशव दास का है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, यह किसकी है? यह कथन किसका है? तो केशव दास का है। भाषा बोल न जानई जिनके कुल के दास, ते भाषा कविता करी जड़मति केशव दास, यह किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की पंक्ति है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न बिराजई बनिता बनिता मित, जगत सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न विरजई कविता बनिता मित, यह किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की पंक्ति है। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रित, भूषण बिनु न बिरजई बनिता बनिता मित, बनिता कविता बनिता मित, यह किसकी वो है पंक्ति है? तो यह केशव दास की पंक्ति है। कई जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। यह पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और यूके पीजीटी परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यह कथन किसका है? तो केशव दास का है। ये घुमा फिरा के क्वेश्चन कई जगहों पे पूछा गया है। पीजीटी परीक्षा 2005 में भी पूछा गया यह प्रश्न है, तो इसको ध्यान से याद कर लीजिए आप लोग कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित, यह किसकी पंक्तियां हैं? तो यह केशव दास की पंक्तियां। रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम रखने वाले सुझाव किसने दिया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम रखने वाले कौन हैं? तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की भूमिका में लिखा है। यदि इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। यदि इस काल को यानी रीतिकाल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि थे। भिखारी दास रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेउंडा में तथा मृत्यु बिहार के आरा के निकट भभुआ नामक ग्राम में हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र कई ग्रंथ लिखे जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ है। भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं रस सारांश। कौन कौन सी रचना है भिखारी दास की? इसको जानते हैं हम लोग। तो रस सारांश है, श्रृंगार निर्णय है, छंदाड़ो पिंगल है, अमरकोश या शब्द नाम प्रकाश है, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका रस सारांश के नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। किसने कहा है? तो भिखारी दास की यह पंक्तियां हैं कि रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकन। यह संदर्भ किसकी पंक्ति है? तो यह भिखारी दास की पंक्ति है। भिखारी दास की रचना कौन सी है? तो काव्य निर्णय है। भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय है। यह टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। शतरंज शतिका के लेखक कौन है? रचनाकार कौन है? तो भिखारी दास है। रस कविता अंग भूषण भूषण सकल काव्य संदर्भ, यह पंक्ति किसकी है? तो भिखारी दास की है। चिंतामणि
के बारे में कुछ जानते हैं तो चिंतामणि मतिराम तथा भूषण सहोदर थे। चिंतामणि मतिराम तथा भूषण सहोदर थे। इनकी महत्वपूर्ण रचना कविकुल कल्पतरु में काव्य गुण, अलंकार, शब्द शक्ति इत्यादि काव्य शास्त्रीय विषयों का निरूपण किया गया है। चिंतामणि के बारे में और भी जानते हैं तो कवि कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। श्रृंगार मंजरी रचना में इन्होंने नायिका भेद वर्णन किया है। रसमंजरी इनका आयुर्वेदिक संबंधी ग्रंथ है। चिंतामणि का रसमंजरी आयुर्वेदिक संबंधी ग्रंथ है। आयुर्वेदिक संबंधी ग्रंथ कौन सी है तो ये रसमंजरी है। और यह किसकी रचना है तो यह चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि की रचना है। पौन भया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है तो यह नेरी नागरीदास की है। नेही नागरीदास की है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, काव्य पंक्ति किस कवि की है तो नेही नागरीदास की है। आइए कुछ और भी जानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस नाम के कई कवि हुए हैं। किस नाम के तो नेही नागरीदास के कवि कई हुए हैं, जिनके सबसे प्रसिद्ध कृष्णगढ़ नरेश महाराज सामंत सिंह हैं। तो नागरीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको भी जानते हैं। तो नागरीदास की जो रचनाएं हैं वो है सिंगारसार, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद। श्रृंगारसार, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद ये नागरीदास की रचनाएं। नागरीदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको फिर से सुनिए। सिंगारसार, भक्तिसार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद ये सब नागरीदास की रचनाएं हैं। ढेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो, खेल करी जनेऊ है। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी है तो यह ठाकुर की काव्य पंक्तियाँ हैं ठाकुर की कि ढेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो, खेल करी जाने है। यह किसकी काव्य पंक्तियाँ है तो ठाकुर की काव्य पंक्तियाँ हैं। रीतिकाल में ठाकुर नाम से 3 कवि हुए। रीतिकाल में ठाकुर नाम से कितने कवि हुए तो 3 कवि हुए। 2 असने के ब्राह्मण तथा 1 बुंदेलखंडी कायस्थ थे। 2 असने के ब्राह्मण तथा 1 बुंदेलखंडी कायस्थ थे। बुंदेलखंडी ठाकुर की है। ये जो पंक्ति है कि ढेल सो बनाए आए मेलत, सभा के बीच लोगन कवित कीन्हो, खेल करी जाने हैं। ये पंक्तियाँ बुंदेलखंडी ठाकुर की है। इनकी प्रसिद्ध रचना ठाकुर ठसक है। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है तो ठाकुर ठसक है, जिसका संपादक लाला भगवान दीन ने किया। ठाकुर ठसक का संपादन किसने किया तो लाला भगवान दीन ने किया। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम क्या है तो यह अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम यह अलंकार ग्रंथ है। ललित ललाम किसकी रचना है तो मतिराम की रचना है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि मतिराम के द्वारा लिखित ललित ललाम क्या है तो यह अलंकार ग्रंथ है। मतिराम चिंतामणि त्रिपाठी एवं भूषण के भाई हैं। मतिराम कौन है तो चिंतामणि त्रिपाठी एवं भूषण के भाई मतिराम हैं, जिनका जन्म तिकमापुर कानपुर में हुआ था। मतिराम का जन्म कहाँ हुआ था तो तिकमापुर कानपुर में हुआ था। ललित ललाम इनका अलंकार निरूपण करने वाला ग्रंथ है। ललित ललाम जो है वह अलंकार निरूपण करने वाला ग्रंथ है। किसका तो मतिराम का। मतिराम के काव्य ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं। मतिराम के कुछ काव्य ग्रंथ इस प्रकार हैं। तो आइए उनकी और भी काव्य ग्रंथों को जानते हैं। तो मतिराम का जो काव्य ग्रंथ है वह है फूल मंजरी। क्या है फूल मंजरी, रसराज, मतिराम, सतसई। फूल मंजरी, रसराज, मतिराम, सतसई,
साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार। फूलमंजरी, रसराज, मदिराज, सतसई, साहित्यासार और लक्षण श्रृंगार ये मोतीराम के काव्य ग्रंथ हैं। मोतीराम के काव्य ग्रंथ अगर पूछे जाए तो आप ध्यान से सुनिए और याद हो जाएगा कि मोतीराम के काव्य ग्रंथ कौन कौन से हैं। फूलमंजरी, रसराज और मोतीराम, सतसई, साहित्यसार और लक्षण श्रृंगार ये सारी काव्य ग्रंथ हैं मोतीराम के। फूलमंजरी कृत किसकी रचना है? तो फूलमंजरी जो है वो मोतीराम की रचना है। मोतीराम की रचना फूलमंजरी है। फूलमंजरी किसकी रचना है? तो मोतीराम की रचना है। केशव रीतिबद्ध धारा के प्रभु कवि हैं। फिर से सुनिए कि केशव रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि हैं। केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि। यह टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो यह रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि भूषण के कवित्व में मुख्य रीतिबद्ध जो रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर क्या है? तो यह प्रशस्ति परक है। प्रशस्ति परक है। क्या है? तो प्रशस्ति परक है। यह यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर प्रशस्ति परक वीर रसपूर्ण है। भूषण रीतिबद्ध धारा के कवि माने जाते हैं। भूषण रीतिबद्ध धारा के क्या माने जाते हैं? तो कवि माने जाते हैं। आइए भूषण के बारे में कुछ और भी जानते हैं कि भूषण का काव्य ग्रंथ कौन कौन सा है। तो भूषण का जो काव्य ग्रंथ है वह है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा। फिर से सुनिए, ये काव्य ग्रंथ हैं भूषण के। तो शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा ये सब काव्य पंक्तियां हैं भूषण की, काव्य ग्रंथ हैं भूषण की। भूषण के नायक कौन है? तो शिवाजी व छत्रसाल हैं। भूषण के नायक हैं शिवाजी व छत्रसाल। आश्रयदाता कौन है? तो छत्रसाल तथा शिवाजी। आश्रयदाता कौन है? तो छत्रसाल तथा शिवाजी। वास्तविक नाम क्या है? भूषण घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, जबकि भूषण उपाधि मिली थी चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। शिवराज भूषण अलंकार निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण कैसा है? तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। भूषण चिंतामणि और मोतीराम के भाई हैं। भूषण चिंतामणि और मोतीराम के भाई हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है टीजीटी परीक्षा 2003 में। किसने किया था? तो सोलंकी राजा रुद्र ने किया था। आइए इसके बारे और कुछ जानते हैं भूषण के बारे में। आगे भी कुछ जानते हैं कि भूषण हिंदी रीतिकालीन के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य और वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि कौन है? तो भूषण हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। क्या नाम था? तो घनश्याम नाम था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। किसने किया था भूषण की उपाधि से विभूषित? तो सोलंकी ने किया था। चित्रकूटपति हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराजा शिवाजी के आश्रय में रहे। इनका छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का एक उल्लेख मिलता है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवभूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिए लिखे 6 ग्रंथों में उपलब्ध हैं। इनके 3 ग्रंथ ही 6 ग्रंथों में उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो भूषण है। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? तो यह भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? यह टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो भूषण है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण है।
शिवराज भूषण के बारे में कुछ और भी जानते हैं कि शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाले अलंकार ग्रंथ हैं। शिवराज भूषण के आचार्यत्व को सिद्ध करने वाला अलंकार ग्रंथ है जो सुसंबद्ध योजना के साथ लिखा गया है। इसका एक भूमिका भाग है जिसके प्रारंभ में गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। जिसके प्रारंभ में किसकी वंदना है? तो गणेश, शक्ति और सूर्य की वंदना है। अलंकार निरूपण वाले भाग में पहले दोहों में अलंकारों के लक्षण दिए हैं। फिर कवित्त, सवैया, छपैया और दोहे में उसके उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये उदाहरण शिवाजी के युद्ध जीवन की घटनाओं से संबंधित हैं। आलोचकों ने भूषण के अलंकार विवेचन में अनेक प्रकार से दोष निकाले हैं। शिवराज भूषण ने 105 अलंकार दिए हैं और कहीं कहीं एक अलंकार के एक से अधिक उदाहरण मिलते हैं। कुछ अलंकारों जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीत, अतिशयोक्ति एवं अपहृति के भेदों की ओर भी उन्होंने ध्यान दिया है। आइए कुछ और भी जानते हैं। यह सारी जगहों पे पूछा गया प्रश्न है। एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सारे प्रश्नों को सुनिए और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर ले जाएंगे। बहुत अच्छा आपका पेपर बनेगा और आप जब पेपर देने लगेंगे तो मेरी बात याद आएगी और अच्छे से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। कौन सा अलंकार? तो शिवराज भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह अलंकार कौन कौन से हैं उसके वीडियो बन गए हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो उसको भी देख लीजिए और बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। सभी वीडियो को देखिए और सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो चलिए जानते हैं शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। शिवराज कवि भूषण द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें 100 शब्दालंकार तथा 5 अर्थालंकार अर्थात 105 अलंकारों का अर्थ है। इन्हें चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने कवि भूषण की उपाधि दिया। भूषण के बारे में और भी जानते हैं। तो भूषण के जो अन्य तथ्य हैं कुछ इस प्रकार हैं। भूषण ग्रंथ: भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। इनके नायक शिवाजी व छत्रसाल हैं। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। यह किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों का कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। वे आश्रयदाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं हैं। इन दो वीरों के लिए उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है। इसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। तो गंग कवि का जो जन्म स्थान है वह क्या है? तो इटावा है। कवि गंग का जन्म स्थान है इटावा। गंग रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं। गंग जो थे वो रीतिकालीन काव्यधारा के कवि थे। ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। कौन? कवि गंग। इनका मूल नाम गंगाधर था। कवि गंग का मूल नाम क्या था? तो वो गंगाधर था। गंग के प्रमुख ग्रंथ हैं गंग पदावली। गंग के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली ये उनकी रचना है कवि गंग की। कवि गंग की रचना कौन सी है? तो गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली यह गंग की रचना है। गंग जाति के ब्राह्मण थे तथा अखबारी दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल के भी प्रिय थे। कवि गंग जो थे वो ब्राह्मण जात के थे और अकबर के दरबारी कवि थे। इनके अतिरिक्त ये रहीम, बीरबल, मानसिंह और टोडरमल के प्रिय थे। कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण ये जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और उन्होंने हाथे से कुचलवा दिया था।
कहा जाता है कि अपनी स्पष्टवादिता के कारण जहांगीर के कोपभाजन का शिकार हुए और उसने उन्हें हाथे से कुचलवा दिया। भिखारी दास जी ने इनके विषय में कहा है कि तुलसी गंग दो भय सुख बिच के सरदार। भिखारी दास ने क्या कहा है? तो तुलसी गंग दो भय सुख बिन के सरदार। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो अकबर के दरबारी कवि थे गंग। यह पूछा गया प्रश्न है पीजीटी परीक्षा 2000